हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। जॉर्ज आर मार्टिन की महान सीरीज अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर का अगला हिस्सा अ क्लैश ऑफ किंग्स हमें और गहराई तक ले जाता है। पिछले प्रोलॉग में हमने देखा था एक रहस्यमय रात जब ड्रैगनस्टोन के किले में छुपे राज और अंधेरे खेल सामने आए। मेलिसेंडर नाम की लाल महिला और स्टैनिस बैराथियन का गठबंधन, जिसने सत्ता की लड़ाई को और भड़काने का काम किया। फिर चैप्टर 1 में हम पहुंचे आर्या स्टार्क की आंखों से उस निर्दयी सफर पर, जहां मासूमियत छिन रही है और जिंदगी उसे लोहे जैसा मजबूत बना रही है। और अब चैप्टर 2 हमें ले आता है राजधानी किंग्स लैंडिंग में। यहां सत्ता का असली खेल खेला जा रहा है और इसके बीच में फंसी है सांसा स्टार्क। सांसा, जिसने कभी सोचा था कि वो राजकुमारी बनेगी, सोने का ताज पहनेगी और गीतों की कहानियों जैसी जिंदगी जिएगी, लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल उलट है। अब वो एक कैदी है, एक पिंजरे में कैद चिड़िया, जिसे गाना भी है और खामोश भी रहना है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे जोफ्री का क्रूर स्वभाव सबके सामने नजर आता है और सांसा अपनी चतुराई और धैर्य से हर बार मौत से बाल बाल बचती है। राजनीति, अपमान और डर से भरे इस माहौल में क्या सांसा अपनी मासूमियत बचा पाएगी, या फिर वो भी इस खेल का हिस्सा बन जाएगी? तो आइए शुरू करते हैं अ क्लैश ऑफ किंग्स चैप्टर 2, सांसा। सुबह का वक्त था, राजा जॉफ्री के नाम दिवस की सुबह। आसमान उजला था, तेज हवा चल रही थी और ऊपर उछलते भागते बादलों के बीच से लाल रक्तिम धूमकेतु की लंबी पूंछ अब भी चमक रही थी। सांसा अपनी मीनार की खिड़की से उस धूमकेतु को देख रही थी कि तभी सर एरिस ओकहार्ट उसे लेने उसके कक्ष में पहुंचे, ताकि उसे मैदान में होने वाले मुकाबलों में ले जाया जा सके। सांसा ने धीरे से पूछा, उसकी आंखों में एक झलक जिज्ञासा और भय की। ये धूमकेतु, इसका क्या मतलब है, सर एरिस? सर एरिस ने तुरंत गर्व भरे स्वर में उत्तर दिया, आपके मंगेतर की महिमा का प्रतीक, मेरी लेडी। देखिए, आज उनके नाम दिवस पर यह किस तरह आकाश में अग्नि की लपटों की तरह चमक रहा है, मानो देवता स्वयं उनके सम्मान में झंडा फहरा रहे हों। आम लोग इसे राजा जॉफ्री का धूमकेतु कह रहे हैं। सांसा ने मन ही मन सोचा कि हाँ, शायद यही जॉफ्री को बताया गया होगा, पर उसके मन में संशय था। उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन मैंने सेवकों को इसे ड्रैगन की पूंछ कहते सुना है। एरिस मुस्कराए, जैसे उन्हें पूरा यकीन हो। राजा जॉफ्री वहीं बैठे हैं जहां कभी एगॉन द ड्रैगन बैठा करता था। उसी ने इस किले का निर्माण कराया था और अब ड्रैगन की गद्दी पर जॉफ्री विराजमान है। और देखिए, यह धूमकेतु रक्तिम रंग में जल रहा है, जो हाउस लैनिस्टर का रंग है। इसमें कोई संदेह नहीं, मेरी लेडी। यह धूमकेतु जॉफ्री की विजय का संदेश लेकर आया है। वह अपने सभी शत्रुओं पर विजय पाएंगे। सांसा का दिल बैठ गया। क्या यह सच हो सकता है? क्या देवता इतने निर्दयी हो सकते हैं? उसकी मां अब जॉफ्री की शत्रु थी, उसका भाई रॉब भी, और उसके पिता को भी तो इसी राजा के आदेश पर मरना पड़ा था। क्या अब मां और रॉब की बारी है? सांसा की आंखों में भय और पीड़ा उभरी। उसने झटके से खिड़की के पल्ले बंद कर दिए और पीछे मुड़ गई। सर एरिस ने उसकी ओर देखकर धीमे स्वर में कहा, आज आप बेहद सुंदर लग रही हैं, मेरी लेडी। सांसा ने शिष्टता से सिर झुकाकर उत्तर दिया, धन्यवाद, सर। आज वह जानती थी कि जॉफ्री उसे अपने नाम दिवस की प्रतियोगिता में बुलाएगा, इसलिए उसने अपने रूप श्रृंगार पर विशेष ध्यान दिया था। उसने हल्के बैंगनी रंग का रेशमी परिधान पहना था और सिर पर जॉफ्री की भेंट की हुई चांदनी जैसी चमकती हुई मोतियों की जालीनुमा जड़ाऊ जूड़ापिन लगाई थी।
पर उसके लंबे बाजुओं वाले परिधान का असली कारण कुछ और था, उसके हाथों पर पड़े नीले पीले निशान। वे भी जॉफ्री के ही तोहफे थे। जब उसे बताया गया था कि रॉब को उत्तर का राजा घोषित किया गया है, तो जॉफ्री का क्रोध भयंकर था। उसने सर बोरोस को आदेश दिया था कि वे सांसा को पीटें, और उन्होंने वही किया। सर एरिस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्या हम चले? सांसा ने बिना कुछ कहे उनका हाथ थाम लिया। अगर उसे किंग्सगार्ड में से किसी के साथ रहना ही था, तो वह एरिस को ही चुनती। सर बोरोस तो गुस्सैल और क्रूर थे, सर मेरिन ठंडे और निर्दयी, और सर मैंडन की मृत्सी आंखें उसे हमेशा भयभीत करती थी। सर प्रेस्टन उसे मूर्ख बच्ची समझते। लेकिन एरिस अलग थे। वे कम से कम उससे सम्मान से बात करते। एक बार तो उन्होंने जॉफ्री के आदेश पर उसे मारने से भी इनकार करने की कोशिश की थी। हालांकि अंत में उन्होंने उसे हल्की सी चोट पहुंचाई, लेकिन दूसरों की तरह बेरहमी से नहीं। बाकी सब तो बिना सवाल किए आदेश मान लेते थे, सिवाय हाउंड के। मगर हाउंड को जॉफ्री कभी इस काम के लिए नहीं कहता, वह बाकी 5 को ही भेजता था। सर एरिस आज सचमुच आकर्षक लग रहे थे। हल्के भूरे बाल, साफ चेहरा, सफेद रेशमी चोगा जिसे सुनहरी पत्ती की ब्रोच से कंधे पर टाका गया था। उनके कुर्ते पर सोने के धागों से बना फैला हुआ ओक का पेड़ चमक रहा था। सीढ़ियां उतरते हुए सांसा ने धीरे से पूछा, आपके ख्याल में आज की प्रतियोगिता में जीत कौन पाएगा? एरिस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ही जीतूंगा मेरी लेडी। लेकिन डर है कि इस जीत में कोई स्वाद नहीं होगा। प्रतियोगिता छोटी होगी और साधारण। मुश्किल से 40 योद्धा हिस्सा लेंगे, वो भी ज्यादातर नौसिखिए और भाड़े के सवार। ऐसे हरे भरे लड़कों को घोड़े से गिराकर क्या सम्मान मिलेगा? सांसा को पिछली प्रतियोगिता याद आ गई। वह प्रतियोगिता राजा रॉबर्ट ने उसके पिता के सम्मान में कराई थी। तब राज्य के हर कोने से महान लॉर्ड्स और नामी गिरामी योद्धा आए थे। पूरा शहर उमड़ आया था। सांसा को अब भी याद था, नदी के किनारे रंग बिरंगे तंबुओं की कतारें, हर दरवाजे पर टंगे शूरवीरों के ढाल, हवा में लहराते रेशमी झंडे, सूरज की किरणों में चमकते कवच और सुनहरी एड़ियां। दिन भर तुरही की गूंज और घोड़ों की टापों की धड़धड़ाहट, रातें भरी रहती थीं गीत संगीत और उत्सव से। वह समय उसके जीवन का सबसे जादुई दौर था। पर अब लगता था जैसे वह किसी और युग की बात हो। अब रॉबर्ट नहीं रहे, उसके पिता को भी बेलोर के महान सेप्ट की सीढ़ियों पर गद्दार बताकर मार डाला गया था। अब राज्य में 3-3 राजा थे और युद्ध चारों ओर फैला था। राजधानी भी अब लुटेरों और भटकते सवारों से भर गई थी। यही कारण था कि जॉफ्री की प्रतियोगिता किले की ऊंची और मजबूत दीवारों के भीतर ही रखनी पड़ी। सांसा ने पूछा, क्या महारानी आएंगी? जब वो होती हैं तो जॉफ्री भी कुछ शांत रहता है। एरिस ने सिर हिलाया। मुझे डर है नहीं। परिषद की बैठक चल रही है। कोई अत्यावश्यक मामला है? फिर उन्होंने थोड़ा रुककर धीमी आवाज में जोड़ा, लॉर्ड टाइविन हेरनहाल में डेरा जमाए हुए हैं। महारानी चाहती थी कि वह सेना को राजधानी ले आए, पर उन्होंने इनकार कर दिया। महारानी क्रोधित है। इतना कहकर वह चुप हो गए, क्योंकि तभी लाल चोगे और सिंग वाले हेलमेट पहने लैनिस्टर के सैनिकों की टुकड़ी वहां से गुजरी। एरिस को बातें करना अच्छा लगता था, पर तभी जब उसे यकीन हो कि कोई और नहीं सुन रहा। आखिरकार वे उस मैदान पर पहुंचे जहां बढ़ियों ने गैलरी और अखाड़ा तैयार किया था। यह सब बेहद साधारण था। दर्शकों की भीड़ इतनी कम थी कि आधी गैलरी खाली पड़ी थी। ज्यादातर दर्शक या तो शहर की पहरेदारी में तैनात गोल्ड क्लोक्स थे, या फिर लैनिस्टर के सैनिक अपने गहरे लाल लिबासों में। लॉर्ड्स और लेडीज में बस वही कुछ थे जो अब भी दरबार में टिके हुए थे। धूसर चेहरे वाले लॉर्ड गाइल्स लगातार खांस रहे थे, रेशमी गुलाबी कपड़े में मुंह ढकते हुए।
लेडी टेंडा अपनी दोनों बेटियों के साथ बैठी थी, सुस्त और शांत लोलिस और तीखे शब्दों वाली फेलाइस। वहीं काले रंग की त्वचा वाला जलाभार्जो, जो एक निर्वासित था और राजधानी के सिवा कहीं जगह नहीं थी। और लेडी एरमसांडे, जो एक नन्ही शिशु थी, अपनी दाई की गोद में बैठी हुई। कहा जा रहा था कि उसे जल्द ही रानी के किसी रिश्तेदार से ब्याह दिया जाएगा, ताकि लैनिस्टर उसके भूभाग पर दावा कर सके। लाल मखमली छतरी के साए में राजा बैठा था, उसका एक पैर लापरवाही से कुर्सी के नक्काशीदार हत्थे पर टिका हुआ। उसके पीछे राजकुमारी मर्सेला और राजकुमार टॉमन बैठे थे। शाही मंच के पीछे सेंडोर क्लीगेन पहरे पर खड़ा था, उसके हाथ उसकी तलवार की पेटी पर टिके हुए। किंग्सगार्ड की सफेद चादर उसके चौड़े कंधों पर डली हुई थी, हीरों से जड़े ब्रोच से बंधी हुई। पर वह चादर उसके भूरे, मोटे ऊनी कुर्ते और कीलों जड़ी चमड़े की बख्तर पर कुछ अजीब सी लग रही थी। लेडी सांसा, सेंडोर क्लीगेन ने खुरदुरी आवाज में कहा, जब उसने उसे देखा। उसकी आवाज लकड़ी पर आरी की तरह रगड़ती हुई लग रही थी। चेहरे और गले पर जले के निशान जब भी वह बोलता, उसके होठों के एक हिस्से को ऐंठ देते थे। सांसा का नाम सुनकर राजकुमारी मर्सेला ने शर्माते हुए सिर हिलाया। पर गोलमटोल छोटा टॉमन तुरंत उछल पड़ा, उसकी आंखों में चमक थी। सांसा, तुमने सुना? आज मैं भी टूर्नामेंट में घुड़सवारी करने वाला हूं। मां ने मुझे इजाजत दी है। टॉमन सिर्फ 8 साल का था। उसकी मासूम मुस्कान ने सांसा को अपने छोटे भाई ब्रैन की याद दिला दी। उम्र में दोनों बराबर थे। ब्रैन दूर विंटरफेल में था, टूटी रीढ़ के साथ, पर सुरक्षित। काश वह भी अभी उसके पास होती। सांसा ने हल्की मुस्कान दबाते हुए कहा, मुझे तो तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी के जीवन की चिंता है। टॉमन खिलखिलाने ही वाला था कि तभी जॉफ्री उठ खड़ा हुआ। उसका प्रतिद्वंद्वी तो बस पुआल से भरा हुआ पुतला होगा। जॉफ्री ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा। आज उसके 13 वर्ष पूरे हो रहे थे। सुनहरे बाल और हरे पन्ने जैसी आंखों में लैनिस्टरों का गर्व झलक रहा था। उसने सुनहरी छाती की बख्तर पहन रखी थी, जिस पर दहाड़ता हुआ शेर उकेरा था, मानो युद्ध किसी भी पल फट पड़ेगा। सांसा ने सिर झुकाकर अभिवादन किया। महाराज। पास ही सर एरिस ने भी झुककर कहा, क्षमा कीजिएगा महाराज, मुझे प्रतियोगिता के लिए तैयार होना होगा। जॉफ्री ने हाथ के इशारे से उसे विदा किया और फिर सांसा को सिर से पांव तक गौर से देखा। अच्छा है, तुमने मेरे दिए रत्न पहने हैं। राजा ने आज सभ्य दिखने का नाटक करना तय किया था। सांसा ने राहत की सांस ली। उनके लिए धन्यवाद महाराज, और आपके कोमल शब्दों के लिए भी। आपकी नाम दिवस की किस्मत अच्छी हो। बैठो। जॉफ्री ने अपने पास खाली सीट की ओर इशारा किया। तुमने सुना? भिखारी राजा मर गया। कौन? सांसा का दिल धक से बैठ गया। एक पल को उसने सोचा कि कहीं वह रॉब की बात तो नहीं कर रहा। जॉफ्री मुस्कुराया। विसेरिस, पागल राजा एरिस का आखिरी बेटा, सालों से आजाद नगरों में खुद को राजा कहता फिर रहा था। लेकिन मां कहती है कि अंत में दोथराकियों ने उसे ताज पहना ही दिया, पिघले हुए सोने का। जॉफ्री की हंसी गूंज उठी। मजेदार है ना? उनका प्रतीक ड्रैगन था और वह सोने से जला दिया गया। लगभग उतना ही अच्छा जितना अगर कोई भेड़िया तुम्हारे गद्दार भाई को मार देता। शायद जब मैं उसे पकड़ लूं तो उसे भेड़ियों को खिला दूं। क्या मैंने बताया? मैं उसे एकल युद्ध के लिए चुनौती देने वाला हूं। सांसा ने अपने चेहरे को ठंडा और विनम्र बनाए रखा। यह तो देखने लायक होगा महाराज। दिल में वह कुछ और ही चाह रही थी। फिर भी जॉफ्री की आंखें संकरी हो गईं, मानो वह परख रहा हो कि कहीं सांसा उसका मजाक तो नहीं उड़ा रही।
सांसा ने जल्दी से बात बदली। क्या आप आज सूचियों में उतरेंगे? राजा का चेहरा गिर गया। मेरी मां कहती हैं कि यह शोभा नहीं देता। टूर्नामेंट तो मेरे सम्मान में है, नहीं तो मैं चैंपियन बन चुका होता। है ना कुत्ते? सेंडोर क्लीगन के होंठ फड़क उठे। इन सब के खिलाफ? क्यों नहीं? सांसा को याद आया कि उसके पिता के टूर्नामेंट में यही विजेता था। उसने धीरे से पूछा, क्या आप आज भाला युद्ध करेंगे मेरे स्वामी? सेंडोर की आवाज तिरस्कार से भरी थी। इतनी मेहनत करके कवच पहनना बेकार है। यह तो बस कीड़े मकोड़ों का टूर्नामेंट है। जॉफ्री खिलखिलाकर हंसा। मेरे कुत्ते की भौंक कितनी तेज है। शायद मैं उसे आज के चैंपियन से भिड़वा दूं। मौत तक। उसे लोगों को मरने तक लड़वाना पसंद था। सेंडोर बुदबुदाया। फिर आप एक योद्धा कम रह जाएंगे। ट्रम्पेट्स की आवाज गूंजी। राजा पीछे टिक गया और उसने सांसा का हाथ थाम लिया। कभी पहले उसका यह स्पर्श सांसा के दिल की धड़कन तेज कर देता, पर अब वह उसे घृणा से भर देता था। उसके दिमाग में बार बार वह दृश्य आता जब दया की गुहार लगाने पर जॉफ्री ने उसे उसके पिता का कटा हुआ सिर दिखाया था। फिर भी उसने चेहरे पर कुछ नहीं झलकने दिया, खुद को स्थिर बनाए रखा। किंग्सगार्ड के सर मेरिन ट्रांट, उद्घोषक की आवाज गूंजी। पश्चिमी ओर से सर मेरिन आया। सुनहरी नक्काशीदार चमकती सफेद बख्तर में दूधिया घोड़े पर सवार, जिसकी अयाल राख जैसी चमक रही थी। उसकी सफेद चादर बर्फ की तरह पीछे लहरा रही थी। हाथ में 12 फुट लंबा भाला। सर हॉबर, हाउस रेडवाइन, द आर्बर से। पूर्व से सर हॉबर आया, गहरे काले घोड़े पर सवार, जिस पर बरगंडी और नीले रंग की सजावट थी। उसका भाला भी उन्हीं रंगों से सजा था और ढाल पर अंगूर के गुच्छे का चिन्ह बना था। रेडवाइन जुड़वा भी सांसा की तरह रानी के अनिच्छुक मेहमान थे। सांसा ने सोचा यह उनका ख्याल नहीं हो सकता कि वे जॉफ्री के टूर्नामेंट में भाग लें। संकेत मिलते ही दोनों योद्धाओं ने भालों को सीधा किया और घोड़ों को एड़ी से उकसाया। दर्शक दीर्घा से जयकारें उठी। घोड़ों के टकराते ही लकड़ी और स्टील की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सफेद और धारीदार भाले पल भर में चकनाचूर हो गए। सर हॉबर झटका खाकर डगमगाए, पर किसी तरह घोड़े पर टिके रहे। दोनों ने घोड़ों को मोड़ा, टूटे भाले गिराए और नए भाले उठाए। सर हॉरस रेडवाइन, उसका जुड़वा भाई, किनारे से चिल्लाया, शाबाश भाई। लेकिन दूसरे वार में सर मेरिन ने अपना भाला सीधा सर हॉबर की छाती पर दे मारा। हॉबर धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। सर हॉरस गालियां देता हुआ दौड़ा और भाई को संभालने लगा। बेकार सवारी थी, राजा जॉफ्री ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उद्घोषक ने पुकारा, सर बैलन स्वॉन, स्टोनहेल्म से। रेड वॉच के। उसके बड़े हेल्म पर चौड़े सफेद पंख लगे थे और ढाल पर काले सफेद हंस लड़ते हुए बने थे। मोरोस, हाउस स्लिंट से, लॉर्ड जानोस का उत्तराधिकारी। जॉफ्री जोर से हंस पड़ा, इतनी ऊंची आवाज में कि आधा मैदान सुन सके। देखो उस नीच को, अभी अभी शागिर्द बना है और भाले और ढाल संभालना नहीं आता। सांसा के होंठ सख्त हो गए। स्लिंट परिवार निचले दर्जे का था। जानोस स्लिंट तो बस सिटी वॉच का कमांडर था, जब तक जॉफ्री ने उसे हर्रेनहाल और परिषद की कुर्सी नहीं दे दी थी। सांसा ने मन ही मन सोचा, काश यह गिरे और शर्मिंदा हो। काश सर बैलन इसे खत्म कर दे। उसे याद आया, जब जॉफ्री ने उसके पिता की मौत का ऐलान किया था, तो वही जानोस स्लिंट था जिसने नेड स्टार्क का सिर बालों से पकड़कर ऊंचा उठा लिया था, जबकि वह रो रो कर चिल्ला रही थी। मोरोस ने काले सुनहरे डिजाइन वाला कवच पहन रखा था। काले सुनहरे चेकदार लबादा उसके पीछे लहरा रहा था। ढाल पर वह खूनी भाला बना था, जो उनके नए हाउस का प्रतीक था।
लेकिन वह ढाल को संभालना ही नहीं जानता था। जैसे ही उसने घोड़े को आगे बढ़ाया, सर बैलन का भाला सीधे उसके प्रतीक पर लगा। मोरोस का संतुलन बिगड़ा। उसका भाला हाथ से छूट गया, पैर रकाब में फंसा और वह घोड़े से उलझा हुआ घिसकता चला गया। उसका सिर जमीन से टकराता रहा, घोड़ा भागता रहा। जॉफ्री जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ा। सांसा सिहर उठी। क्या देवताओं ने उसकी कड़वी दुआ सुन ली थी? पर जब घोड़े से उलझे मोरोस को अलग किया गया, तो वह लहूलुहान जरूर था, लेकिन जिंदा। जॉफ्री ने मजाक उड़ाते हुए अपने भाई से कहा, टॉमन, हमने तुम्हारे लिए गलत प्रतिद्वंद्वी चुना। पुआल का योद्धा इससे कहीं बेहतर लड़ता। अगली बारी आई सर होरस रेडवाइन की। उसने अपने जुड़वा भाई से बेहतर प्रदर्शन किया। उसका मुकाबला हुआ एक बूढ़े शूरवीर से, जिसके घोड़े पर चांदी के ग्रिफिन बने थे और मैदान नीले सफेद धारियों से सजा था। देखने में वह बूढ़ा शूरवीर जितना भव्य लगा, असल में उतना ही कमजोर साबित हुआ। जोफ्री ने होंठ मोड़े और बोला, यह सब तो बहुत ही हल्का तमाशा है। मैंने पहले ही कहा था, हाउंड ने खरखराती आवाज में जवाब दिया। ये सब बस मच्छर हैं। राजा का चेहरा ऊब से भरने लगा। सांसा का दिल जोर से धड़क उठा। उसने तुरंत नजरें झुका ली और मन ही मन ठान लिया कि वह चुप ही रहेगी, क्योंकि जब जोफ्री बराथियों का मूड बिगड़ता था तो जरा सी बात पर भी उसका गुस्सा फूट पड़ता था। तभी उद्घोषक ने ऊंची आवाज में घोषणा की, लॉर्ड बैलिश की सेवा में स्वार लथोर ब्रून। और उनके सामने हाउस हॉलर्ड के सर डॉन्टोस द रेड। पश्चिमी छोर से ब्रून अपनी पुरानी बिना निशान वाली जर्जर बख्तरबंद कवच पहने हुए प्रकट हुआ, मगर उसका प्रतिद्वंदी कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक लाल गुलाबी रेशमी परिधान में सजा एक शाहबलूत रंग का घोड़ा दौड़ता आया, लेकिन शेर डॉन्टोस उस पर सवार नहीं था। डॉन्टोस खुद पीछे से लड़खड़ाता, गालियां बकता हुआ आया। उसने सीने पर बख्तर और सिर पर पंखों वाला हेलमेट पहन रखा था, मगर उसके पैरों पर कुछ नहीं, न जूते न पैंट। उसकी दुबली पतली टांगें नंगी थीं और उसका नंगा शरीर हास्यास्पद तरीके से हिल रहा था। पूरा मैदान ठहाकों और गालियों से गूंज उठा। डॉन्टोस ने अपने घोड़े की लगाम पकड़ी और उस पर चढ़ने की कोशिश की, मगर नशे में इतना धुत था कि पैर बार बार रकाब से चूक जाता। घोड़ा भी उसे बैठने नहीं दे रहा था। भीड़ हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। सबके चेहरों पर हंसी थी, सिवाय राजा के। जोफ्री की आंखों में वही खतरनाक चमक थी जिसे सांसा ने पहले भी देखा था, ठीक वही जो बेलोर महान सेप्ट की सीढ़ियों पर थी जब उसने उसके पिता एडर्ड स्टार्क को मौत की सजा सुनाई थी। आखिरकार डॉन्टोस ने हार मान ली। वह जमीन पर धम्म से बैठ गया, अपना हेलमेट उतार फेंका और ऊंची आवाज में चिल्लाया, हार मानता हूं, कोई मुझे शराब लाकर दो। जोफ्री अचानक खड़ा हो गया। कोई तहखाने से शराब का पीपा लाओ, इसे उसी में डुबोकर मारूंगा। सांसा के मुंह से अनायास चीख निकल पड़ी। नहीं, ऐसा मत कीजिए। जोफ्री ने सिर घुमाकर उसे घूरा। क्या कहा तुमने? सांसा खुद भी हैरान थी कि उसके मुंह से ये कैसे निकल गया। क्या वह पागल हो गई थी? आधे दरबार के सामने राजा को ना कह दिया। वह ऐसा तो चाहती भी नहीं थी, मगर डॉन्टोस भले ही शराबी और बेवकूफ था, किसी का नुकसान तो नहीं करना चाहता था। क्या तुमने कहा कि मैं नहीं कर सकता? सच में ये कहा तुमने? कृपया, सांसा कांपती आवाज में बोली। मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि आज आपके नाम दिवस पर किसी की हत्या करना अशुभ होगा। बदकिस्मती आएगी। जोफ्री का चेहरा तमतमा उठा। तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम इसे इतना चाहती हो तो तुम्हें भी इसी के साथ डुबो दूं। नहीं नहीं महाराज, मैं इसे नहीं चाहती।
आप चाहे तो कल मार डालिए, सिर कटवा दीजिए, लेकिन आज नहीं, आपके नाम दिवस पर नहीं। आज का दिन तो भाग्य का दिन होना चाहिए। गायक गाते हैं कि अशुभ काम करने से बुरा साल आता है। जोफ्री ने उसे शक की नजर से देखा। सांसा जान गई कि वह समझ चुका है, ये महज एक चाल है। वह उसे इसके लिए जरूर पीटवाएगा। लड़की सच कह रही है, हाउंड ने धीमी और सपाट आवाज में कहा। जो कुछ आदमी अपने नाम दिवस पर करता है, उसी का फल उसे पूरे साल मिलता है। सांसा चौंक गई। उसे नहीं पता था कि सच में कोई ऐसी परंपरा है। उसने तो बस जान बचाने के लिए यूं ही कहा था। राजा असहज होकर अपनी जगह पर हिला और फिर हाथ झटक दिया। ले जाओ इसे, कल मार डालूंगा, आज नहीं। मूर्ख कहीं का, सांसा ने तुरंत कहा। यह सचमुच मूर्ख है महाराज, और आप कितने बुद्धिमान हैं कि आपने इसे पहचान लिया। इसे मारने से बेहतर होगा कि इसे दरबारी मस्खरा बना लीजिए। रंग बिरंगे कपड़े पहनाइए और मजाक करने दीजिए। इसकी मौत का कोई मतलब नहीं। जोफ्री ने उसे कुछ देर तक गौर से देखा। शायद तुम उतनी बेवकूफ नहीं हो जितना मां कहती है। फिर ऊंची आवाज में पुकारा, सुना तुमने डॉन्टोस? आज से तुम मेरे मस्खरे हो। अब चांदू मस्खरे के साथ रहोगे और रंगीले कपड़े पहनोगे। डॉन्टोस, जो अभी मौत के मुंह से लौटा था, जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। धन्यवाद महाराज, और धन्यवाद मेरी देवी। लैनिस्टर के सिपाही उसे खींचते हुए ले गए। तभी आयोजक पास आकर झुका और बोला, महाराज, क्या लथोर ब्रून के लिए कोई नया प्रतिद्वंदी लाया जाए या अगला मुकाबला शुरू करें? जोफ्री ने झुंझलाकर हाथ हिलाया। न कुछ, ये सब मच्छर हैं, शूरवीर नहीं। अगर मेरा नाम दिवस न होता तो सबकी गर्दन उड़वा देता। अब बस तमाशा खत्म, सबको भगा दो। आयोजक ने झुककर सिर हिलाया, मगर प्रिंस टॉमन चुप नहीं रहे। मुझे तो पुआल वाले योद्धा के खिलाफ उतरना है। आज नहीं, जोफ्री ने तुनक कर कहा, लेकिन मैं सवारी करना चाहता हूं। मुझे परवाह नहीं तुम क्या चाहते हो। मां ने कहा था कि मैं सवारी कर सकता हूं, टॉमन ने जिद की। हां, मां ने कहा, मायरसेला ने भी जोड़ा। मां ने कहा, जोफ्री ने उनका मजाक उड़ाया। बच्चों जैसी जिद मत करो। हम बच्चे ही तो हैं, मायरसेला ने अकड़ कर कहा। तो बच्चों जैसी बातें ही करेंगे। हाउंड हंस पड़ा। राजा साहब, इस बार बहन ने तुम्हें ही मात दी। जोफ्री को मानना पड़ा। ठीक है, ठीक है। लाओ क्विंटन, अगर मेरा भाई उतना भी न कर सका जितना ये मच्छर कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं। टॉमन खुशी से चिल्लाया और छोटे छोटे पैरों से भागता हुआ तैयारी करने चला गया। सौभाग्य, सांसा ने पुकारा। क्विंटन मैदान के छोर पर लगाया गया। सामने खड़ा था चमड़े का पुतला, एक नकली योद्धा जिसके हाथ में ढाल और गदा थी। उसे धुरी पर लगाया गया था ताकि वार पड़ते ही घूम जाए। किसी ने उसके सिर पर सींग भी बांध दिए थे। सांसा को याद आया, राजा रॉबर्ट के हेलमेट पर भी सींग लगे होते थे। मगर अब उसका भाई रैनली भी वही प्रतीक अपनाकर खुद को राजा कहता था। टॉमन के स्क्वायरों ने उसे चांदीलाल कवच पहनाया। उसके हेलमेट से लाल पंखों का गुच्छा निकल रहा था। ढाल पर लैनिस्टर का सिंह और बरातियोन का ताजधारी हिरण दोनों बने थे। जब टॉमन घोड़े पर चढ़ा, सेर आरोन सेंटागार ने उसे बच्चों के हाथ का बना चांदी का कुंद तलवार थमाई। टॉमन ने तलवार ऊंची उठाई और चिल्लाया, कैस्टली रॉक। वह अपनी टट्टू को दौड़ाता हुआ क्विंटन की तरफ बढ़ा। लेडी टैंडा और लॉर्ड गाइल्स ने तालियां बजाईं, सांसा ने भी उनका साथ दिया। लेकिन राजा खामोश बैठा रहा। टॉमन ने ढाल पर जोर से तलवार मारी। पुतला घूम गया और उसकी गदा आकर सीधा टॉमन के सिर पर लगी।
छोटा राजकुमार जोर से गिर पड़ा। उसकी ढाल और कवच ठन ठन की आवाज करने लगे। घोड़ा भाग खड़ा हुआ और मैदान हंसी से गूंज उठा। सबसे ज्यादा और सबसे ऊंची हंसी राजा जोफ्री ने ही हंसी। ओह! मायरसेला चिल्लाई। वह दौड़कर अपने भाई के पास भागी। सांसा को जाने कहां से हिम्मत आ गई। उसने धीरे से कहा, आपको भी उसके पास जाना चाहिए महाराज। आपका भाई चोटिल हो सकता है। तो अगर हो भी जाए तो? जोफ्री ने कंधे उचकाए। आपको उसे उठाने में मदद करनी चाहिए और कहना चाहिए कि उसने अच्छा प्रदर्शन किया। सांसा खुद को रोक नहीं पा रही थी। वह तो घोड़े से गिरा और मिट्टी में पड़ा है। इसमें अच्छा क्या है? जोफ्री ने व्यंग्य किया। देखो, हाउंड ने बीच में टोका। लड़के में हिम्मत है। फिर से कोशिश करेगा। वाकई टॉमन को दोबारा घोड़े पर चढ़ाया जा रहा था। सांसा ने मन ही मन सोचा, काश टॉमन बड़ा होता और राजा होता। उसे उससे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं होती। तभी अचानक गेट हाउस से भारी आवाज आई। लोहे की जंजीरें खड़खड़ाई और महल का विशाल फाटक खुला। किसने कहा गेट खोलो? जोफ्री भड़क उठा। शहर में उपद्रव के चलते गेट कई दिनों से बंद थे। लोहे और घोड़ों की टापों की गड़गड़ाहट के बीच एक जुलूस भीतर दाखिल हुआ। झंडे पर सुनहरा सिंह लहरा रहा था, लैनिस्टर का प्रतीक। कुछ सिपाही लाल चोगे और लोहे की जिरह बख्तर पहने थे, बाकी बेमेल कवच वाले भाड़े के सैनिक और फ्री राइडर थे। और उनके बीच थे कुछ डरावने जंगली योद्धा, लंबे बाल, घनी दाढ़ियां, खून से सने पट्टे, किसी की आंख नहीं, किसी की उंगलियां गायब। उनके बीच लाल घोड़े पर सवार था बोना, रानी का भाई, टिरियन लैनिस्टर। लोग उसे इम्प कहते थे। उसकी ठोड़ी पर पीले और काले बालों का झाड़दार उलझा हुआ दाढ़ी थी। कंधों पर परछाइयों की खाल से बनी काली धारीदार चादर। उसका दाहिना हाथ सफेद रेशमी पट्टी में लटका था, मगर चेहरा वैसा ही भद्दा और अजीब जैसा सांसा ने विंटरफेल में देखा था। फिर भी टॉमन खुशी से उछल पड़ा और अपने टट्टू को दौड़ाते हुए उनके पास पहुंचा। एक भारी भरकम जंगली ने उसे काठी से पकड़कर सीधा जमीन पर उतार दिया। टॉमन हंसी से लोटपोट हो रहा था, जबकि टिरियन ने उसकी पीठ थपथ पाई। सांसा चौंक गई जब देखा कि कवच पहने छोटा टॉमन और बोना टिरियन दोनों लगभग एक ही कद के लग रहे थे। मायरसेला भी दौड़ती आई और टिरियन ने उसे उठाकर घुमाया। लड़की खिलखिलाने लगी। जैसे ही टिरियन ने मायरसेला को धीरे से जमीन पर उतारा, उसने बच्ची के माथे पर हल्का सा चुंबन दिया और फिर अपनी छोटी डगमगाती चाल से जोफ्री की ओर बढ़ा। उसके पीछे दो आदमी करीब परछाई की तरह चल रहे थे, एक काले बालों और काली आंखों वाला भाड़े का तलवारबाज, जिसकी चाल किसी शिकारी बिल्ली जैसी थी, और दूसरा एक दुबला पतला युवक, जिसकी एक आंख की जगह सिर्फ खाली गड्ढा था। उनके पीछे पीछे टॉमन और मायरसेला भी भागते चले आ रहे थे। टिरियन राजा के सामने जाकर एक घुटने पर झुक गया। महाराज, जोफ्री की आवाज कड़वी थी। तुम? हाँ, मैं ही हूं, टिरियन ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि अपने चाचा और बड़े से जरा और शिष्टतापूर्वक मिलना चाहिए था। हाउंड ने ठहाका मारा। सुना था तुम मर गए हो। टिरियन ने उसकी ओर ठंडी नजर डाली। उसकी एक आंख हरी थी, दूसरी काली, और दोनों बर्फ जैसी निस्पृह। मैं राजा से बात कर रहा हूं, उसके कुत्ते से नहीं। मैं खुश हूं कि आप मरे नहीं, मायरसेला ने मासूमियत से कहा। और मैं भी, प्यारी बच्ची, टिरियन ने नरमी से जवाब दिया। फिर उसने नजर मोड़ी और सांसा की ओर मुखातिब हुआ। मेरी देवी, आपके नुकसान पर मुझे गहरा दुख है। सचमुच देवता बहुत क्रूर हैं। सांसा के होंठ हिले पर आवाज न निकली। ये मेरे नुकसान पर दुखी क्यों है? क्या ये मेरा मजाक उड़ा रहा है? क्रूर देवता नहीं थे।
क्रूर तो जोफ्री था। टिरियन ने जोफ्री की ओर मुड़कर कहा, आपके नुकसान पर भी दुख है महाराज। जोफ्री ने भौहें चढ़ाई। कौन सा नुकसान? आपके पिता का। वो बड़े ताकतवर आदमी थे, काली दाढ़ी वाले। अगर याद करने की कोशिश करोगे तो पहचान जाओगे। आपसे पहले राजा वही थे। जोफ्री ने हल्केपन से कहा, ओह वो। हां, बहुत दुख की बात थी। सुअर ने मार डाला। क्या यही कहते हैं महाराज? टिरियन की आवाज में हल्की चुभन थी। जोफ्री के चेहरे पर शिकन पड़ी। सांसा को याद आया, एक सच्ची महिला की ढाल है शिष्टाचार। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मेरे स्वामी, मेरी मां ने आपको कैद किया, उसके लिए मुझे खेद है। टिरियन ने गंभीरता से उत्तर दिया, कई लोग उसके लिए खेद जता रहे हैं, और जब तक मैं काम पूरा नहीं करता शायद औरों को और भी ज्यादा खेद जताना पड़े। फिर भी आपके भाव के लिए धन्यवाद। जोफ्री, तुम्हारी मां कहां मिलेगी? वो परिषद में है, जोफ्री ने झुंझलाकर कहा। तुम्हारा भाई जैमी बार बार हार रहा है। उसने सांसा पर गुस्से से नजर डाली, मानो गलती उसी की हो। वो स्टार्क्स के हाथ कैद है। हमने रिवर रन खो दिया है और अब उसका बेवकूफ भाई खुद को राजा कह रहा है। टिरियन तिरछा मुस्कराया। आजकल तो बहुत लोग खुद को राजा कहने लगे हैं। जोफ्री उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाया, पर शक से उसे घूरने लगा। ठीक है, अच्छा है कि तुम मरे नहीं चाचा। क्या मेरे नाम दिवस पर कोई तोहफा लाए हो? हां, अपनी बुद्धि। जोफ्री ने सांसा की ओर चोर निगाह डाली और मुस्कराया। मुझे तो रॉब स्टार्क का सिर ज्यादा पसंद आता। टॉमन, मायरसेला, आओ। सैंडोर क्लेगाने जाते जाते रुका और टिरियन के करीब झुककर गुर्राया। अपनी जुबान संभाल कर रखना छोटे आदमी। फिर राजा के पीछे चल दिया। अब आंगन में सांसा रह गई थी, टिरियन और उसके डरावने साथियों के साथ। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, आपका हाथ घायल हो गया है। टिरियन हल्का मुस्कराया। ग्रीन फोर्क की लड़ाई में तुम्हारे ही एक उत्तरवासी ने सुबह के तारे वाली गदा से मुझ पर वार किया। घोड़े से गिरकर ही जान बची। उसकी मुस्कान नरम पड़ गई जब उसने सांसा का चेहरा गौर से देखा। क्या तुम्हारे पिता का शोक तुम्हें इतना उदास रखता है? सांसा ने तुरंत कहा, मेरे पिता गद्दार थे, और मेरा भाई और मां भी गद्दार हैं। मैं तो बस अपने प्रिय जोफ्री के प्रति वफादार हूं। टिरियन की आंखों में एक अजीब चमक आई। बिल्कुल उतनी ही वफादार जितना भेड़ियों से घिरा हुआ हिरण। सांसा के होंठ से अनजाने में निकला, सिंह। उसने तुरंत इधर उधर देखा। शुक्र था कोई करीब नहीं था। टिरियन ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया और हल्का सा दबाया। मैं तो बस छोटा सा सिंह हूं बच्ची, और कसम खाता हूं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। उसने झुककर प्रणाम किया। अब मुझे क्षमा दो, मुझे रानी और परिषद से तुरंत बातें करनी है। सांसा ने उसकी डगमगाती चाल को जाते हुए देखा। ये जोफ्री से नरमी से बोलता है, उसने सोचा, पर रानी भी तो नरमी से बोलती थी। और नतीजा क्या हुआ? वो अभी भी लैनिस्टर था, जोफ्री का चाचा, दुश्मन का खून। एक बार मैंने अपनी पूरी मोहब्बत से जोफ्री को चाहा था, उसकी मां पर भरोसा किया था, और बदले में मुझे मेरे पिता का कटा हुआ सिर मिला। अब दोबारा वही गलती मैं कभी नहीं करूंगी। और इसी के साथ ये चैप्टर 2 यही समाप्त होता है। लेकिन कहानी अब और भी ज्यादा गहरी और खतरनाक होती जा रही है। हर मुस्कान के पीछे छिपा है जहर, हर वफादारी में छिपा है धोखा। अगर आपको ये चैप्टर 2 पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं ताकि अगला चैप्टर आपसे मिस न हो। अब आप बताइए,
क्या आपको टिरियन पर भरोसा करना चाहिए या फिर वो भी उसी खेल का हिस्सा है जो सांसा की दुनिया को और अंधेरे में धकेल रहा है?